हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद स्वाति। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ कॉमर्स क्लास 11 के बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट का चैप्टर 6 कंपनी या संयुक्त पूंजी वाली कंपनी। इस चैप्टर का यह मेरा पहला वीडियो है जिसमें आज हम लोग जानेंगे कंपनी या संयुक्त पूंजी वाली कंपनी क्या है, उसका अर्थ क्या है और कंपनी अधिनियम के अंतर्गत इनमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो चलिए बिना देर किए आज का यह क्लास शुरू करते हैं और जानते हैं कंपनी का अर्थ एवं इसकी विशेषताओं को। आइए जानते हैं कंपनी या संयुक्त पूंजी वाली कंपनी किसे कहते हैं। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर उत्पादन का युग प्रारंभ हुआ। बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए बड़े उद्योगों की आवश्यकता महसूस की गई, जो बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन करें, जो कि एकाकी एवं साझेदारी व्यवसाय द्वारा संभव नहीं थी। ऐसी स्थिति में बड़े उद्योगों को स्थापित एवं संचालित करने के लिए कंपनी का उद्गम हुआ। भारत में कंपनी का उद्गम कंपनी अधिनियम 1850 के साथ ही हो चुका था। इस अधिनियम में समय समय पर अनेक संशोधन होते रहे हैं, जैसे 1936 एवं 1956 में संशोधित अधिनियम और अब वर्तमान में कंपनी अधिनियम 2013 कार्यरत है। अब तक हम लोगों ने जाना कंपनी का इतिहास या कंपनी का उद्गम कैसे हुआ या कब हुआ। आगे हम जानते हैं कंपनी शब्द का क्या अर्थ है। कंपनी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर हुई है, कम और पेनिस, जिसका अर्थ है साथ साथ। जब अनेक व्यक्ति साथ साथ मिलकर किसी कारोबार या व्यवसाय को चलाने का अनुबंध करते हैं तो ऐसे समूह को ही कंपनी कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि कंपनी में व्यक्ति साथ साथ मिलकर किसी व्यवसाय को करने के उद्देश्य से एवं लाभ कमाने के उद्देश्य से सामूहिक रूप से कार्य करते हैं। कंपनी शब्द का अर्थ लाभ कमाने के लिए बनाई गई ऐच्छिक संस्था से है। ऐच्छिक संस्था का अर्थ यह है कि कंपनी का सदस्य बनने के लिए अधिनियम या व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकता है। कंपनी में जो भी व्यक्ति कार्य करने के लिए एकत्रित होते हैं वे अपनी इच्छा से कार्य करने के लिए एकत्रित होते हैं। कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी का निर्माण विधान द्वारा होता है, कानून द्वारा होता है, इसलिए इसे प्राकृतिक व्यक्ति नहीं कहा जा सकता है, बल्कि इसे कृत्रिम व्यक्ति माना जाता है, जिसके कारण कंपनी का अस्तित्व अपने सदस्यों से भिन्न होता है। कंपनी के कुछ अधिकार एवं कर्तव्य भी होते हैं। इसकी पूंजी अंशों में विभाजित रहती है। कंपनी में जो भी पूंजी लगी होती है वो अंशधारियों की होती है, इसलिए कहा जाता है कि कंपनी की पूंजी अंशों में विभाजित रहती है, जिसे कंपनी के नियमानुसार खरीदा एवं बेचा जा सकता है। ये जो कंपनी के अंश होते हैं जो अंशधारियों द्वारा खरीदे जाते हैं, ये ट्रांसफरेबल होते हैं, यानी कि एक अंशधारी दूसरे अंशधारी को अपने अंशों को ट्रांसफर कर सकता है, खरीद सकता है, बेच सकता है। इसके सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। कंपनी के जो सदस्य होते हैं, और सदस्य कौन होते हैं? अंशधारी होते हैं, और अंशधारियों का दायित्व उनके द्वारा खरीदे गए अंशों के अंकित मूल्य तक ही सीमित होता है। इतनी सारी विशेषता होने के कारण एवं कंपनी के सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण इसे फर्म या साझेदारी व्यापार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि फर्म एवं साझेदारी व्यापार में सदस्यों की अधिकतम संख्या निश्चित की गई है, लेकिन कंपनी के अधिकतम सदस्य संख्या का कोई लिमिटेशन नहीं है, जिसके कारण हम इसे फर्म या साझेदारी व्यापार नहीं कह सकते हैं। व्यवसाय के अन्य प्रारूपों की भांति कंपनी की भी अनेक परिभाषाएं दी गई हैं, जो निम्नलिखित है। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 में दी गई परिभाषा के अनुसार कंपनी से आशय इस अधिनियम के अधीन निर्मित कंपनी से है या किसी पूर्व के कंपनी अधिनियमों से बनी कंपनी से है। प्रोफेसर हैने के अनुसार कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है, जिसका उसके सदस्यों से पृथक स्थायी अस्तित्व होता है और जिसके पास सार्वभौम मुद्रा होती है। तो इस प्रकार से एक संयुक्त पूंजी वाली कंपनी की परिभाषाएं दी गई है। आगे हम जानते हैं भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक कंपनी या संयुक्त पूंजी वाली कंपनी में क्या-क्या विशेषताएं होनी चाहिए। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक कंपनी या संयुक्त पूंजी वाली कंपनी में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। पहला, विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति।
दूसरा, पृथक वैधानिक अस्तित्व। तीसरा, लाभ के लिए ऐच्छिक पंजीकृत संस्था। चौथा, सदस्य संख्या। पांचवा, सीमित दायित्व। छठा, अंश हस्तांतरण। सातवां, सार्वमुद्रा। आठवां, स्थायी अस्तित्व। नौवां, अभियोग चलाने का अधिकार। 10वां, अनिवार्य अंकेक्षण। 11वां, कंपनी का समापन। तो आइए आगे जानते हैं इन सभी विशेषताओं को डिटेल से। कंपनी या संयुक्त पूंजी वाली कंपनी की पहली विशेषता के रूप में हम जानते हैं विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति, एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उनका अस्तित्व है। कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम, अदृश्य एवं अमूर्त व्यक्ति है जिसका अस्तित्व केवल कानून की नजर में ही होता है। कंपनी को एक कृत्रिम व्यक्ति इसलिए कहा जाता है क्योंकि कंपनी का निर्माण प्रकृति द्वारा नहीं बल्कि मनुष्य द्वारा बनाए गए कानूनों या विधानों के द्वारा होता है। इनका प्राकृतिक मनुष्य की तरह हाड़ मांस का बना जीवित शरीर नहीं होता है। इनका निर्माण और अंत कानून द्वारा ही होता है, इसलिए इसे कृत्रिम व्यक्ति की संज्ञा दी गई है। ये अधिकतर कार्य प्राकृतिक मनुष्य की तरह ही करते हैं। जैसे कोई जीवित व्यक्ति की तरह ही कंपनी भी दूसरे व्यक्ति पर मुकदमा चला सकती है और दूसरे व्यक्ति भी कंपनी पर मुकदमा चला सकते हैं। कंपनी अपने नाम से व्यवसाय कर सकती है, संपत्ति क्रय कर सकती है, बैंक से ऋण प्राप्त कर सकती है, किसी से अनुबंध कर सकती है। कंपनी के अंशों का हस्तांतरण भी किया जाता है। अतः कंपनी एक विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है। विधान द्वारा निर्मित होने के कारण ही कंपनी को एक निगमित निकाय माना जाता है। हम सभी जानते हैं कि कंपनी का अस्तित्व उसके विधान द्वारा ही निर्मित होता है। कंपनी का निर्माण और अंत दोनों कंपनी अधिनियम के द्वारा ही होता है, इसलिए तो इसे कृत्रिम व्यक्ति माना गया है। कंपनी का प्राकृतिक मनुष्यों की तरह आकार प्रकार नहीं होता, इसे निर्जीव व्यक्ति भी माना जाता है। यह अदृश्य होती है, लेकिन व्यापार में जितने कार्य एक प्राकृतिक या सजीव व्यक्ति कर सकता है, जितने अधिकार एवं उत्तरदायित्व मनुष्य के होते हैं, उतने ही कंपनी के भी होते हैं। जैसे कोई जीवित व्यक्ति की तरह ही कंपनी अपने अधिकारों का हनन होने पर दूसरे व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकती है। अन्य व्यक्ति भी कंपनी पर मुकदमा चला सकते हैं। कंपनी किसी दूसरे पर दावा कर सकती है, अपने नाम से संपत्ति की खरीद बिक्री कर सकती है, बैंक से लोन ले सकती है, किसी दूसरे कंपनी के साथ अनुबंध कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है आदि। ऐसे अनेक कार्य हैं जो कंपनी जीवित व्यक्ति यानी कि प्राकृतिक व्यक्ति की तरह करती है। इसलिए कंपनी को एक व्यक्ति तो माना गया है, लेकिन कृत्रिम व्यक्ति। तो स्टूडेंट, उम्मीद है आपको कंपनी की ये विशेषता समझ में आ गई होगी। दूसरी विशेषता के रूप में जानते हैं पृथक वैधानिक अस्तित्व, सेपरेट एंटिटी। एकाकी एवं साझेदारी व्यापार में व्यवसाय के स्वामी और व्यवसाय का अस्तित्व पृथक नहीं होता है, अर्थात व्यवसायी और व्यवसाय एक ही होता है, जबकि कंपनी का अपने सदस्यों से पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। कंपनी का अस्तित्व अपने सदस्यों से इतना अलग या पृथक होता है कि कंपनी स्वामियों एवं अंशधारियों पर एवं स्वामी एवं अंशधारी कंपनी पर मुकदमा चला सकते हैं। कंपनी द्वारा किए गए कार्य के लिए कंपनी स्वयं उत्तरदायी होती है, इसके सदस्य एवं अंशधारी नहीं। यदि कंपनी ने किसी से ऋण लिया है तो ऋण के भुगतान का दायित्व कंपनी पर ही होता है, सदस्यों पर नहीं। कंपनी की इस विशेषता के अंतर्गत यह बताया गया है कि कंपनी या संयुक्त पूंजी वाली कंपनी का अस्तित्व उनके सदस्यों से अलग होता है, अर्थात सदस्यों का अपना अलग अस्तित्व है और कंपनी का अलग। इसी कारण से कंपनी को एक कृत्रिम व्यक्ति कहा जाता है। वह स्वयं द्वारा किए गए कार्यों के लिए अकेले उत्तरदायी होता है, उनके सदस्य नहीं। यदि कंपनी ने किसी से ऋण लिया है तो उस ऋण का भुगतान कंपनी को ही करना पड़ेगा, उस कंपनी के किसी सदस्य को नहीं। क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले वाले पॉइंट में ही जाना कि कंपनी एक विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है और एक कृत्रिम व्यक्ति होने के कारण कंपनी का अस्तित्व अपने सदस्यों से अलग होता है। जब अस्तित्व अलग है तो कंपनी द्वारा किए गए कार्यों के लिए सदस्य कैसे उत्तरदायी हो सकता है। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा।
कंपनी की अगली विशेषता है लाभ के लिए ऐच्छिक पंजीकृत संस्था, वॉलंटरी एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट। संयुक्त पूंजी वाली कंपनी लाभ कमाने के लिए बनाई गई व्यक्तियों की एक ऐच्छिक संस्था है। कोई भी कानून किसी व्यक्ति को कंपनी का सदस्य बनने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। इस प्रकार स्थापित की गई कंपनी का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। लाभ कमाने का अर्थ कदापि यह नहीं है कि कंपनी ऐसी क्रियाएं करके लाभ कमाए जो जनहित के विरुद्ध हो। कंपनी में पूंजी अंशधारियों की लगी होती है। अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं। कंपनी अपने लाभ का कुछ भाग निश्चित नियमों के अंतर्गत अंशधारियों को बांटते हैं, क्योंकि अंशधारी लाभ कमाने के उद्देश्य से ही कंपनी के अंशों में अपना धन निवेश करते हैं। इस पॉइंट में यह बताया गया है कि संयुक्त पूंजी वाली कंपनी लाभ कमाने के उद्देश्य से बनाई गई व्यक्तियों का एक ऐच्छिक संस्था है। कोई भी कंपनी अधिनियम किसी भी व्यक्ति को कंपनी का सदस्य बनने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। इसमें व्यक्ति अपनी इच्छा से कंपनी की सदस्यता स्वीकार करते हैं। ये सदस्य अंशधारी कहलाते हैं और लाभ कमाने के उद्देश्य से ही अपना निवेश कंपनी के अंशों में करते हैं। इन्हें लाभ का एक निश्चित भाग लाभांश के रूप में वितरित किया जाता है। कंपनी के लाभ कमाने का मतलब यह नहीं है कि कंपनी को ऐसा कार्य करके लाभ कमाए जो जन कल्याण में ना हो या जनहित के विरुद्ध हो। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जनहित को ध्यान में रखकर कंपनी लाभ कमाती है। कंपनी की अगली विशेषता है कंपनी की सदस्य संख्या, नंबर ऑफ मेंबर। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत एक सार्वजनिक कंपनी की न्यूनतम सदस्य संख्या 7 एवं अधिकतम सदस्य संख्या की कोई सीमा नहीं है, जबकि निजी कंपनी की न्यूनतम सदस्य संख्या 2 और अधिकतम सदस्य संख्या 200 निर्धारित की गई है। तो सदस्यों की यह संख्या कंपनी अधिनियमों के अंतर्गत निर्धारित की गई है और प्रत्येक कंपनी में या संयुक्त पूंजी वाली कंपनी में कम से कम 7 सदस्य होने चाहिए और अधिकतम सदस्यों की संख्या कंपनी द्वारा जारी किए गए अंशों की संख्या पर निर्भर करती है। आगे जानते हैं कंपनी की अगली विशेषता को। कंपनी की अगली विशेषता है सीमित दायित्व, लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी के सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा क्रय किए गए अंशों के अंकित मूल्य तक सीमित होता है। दूसरे शब्दों में कंपनी के सदस्यों को उसके अंशों के अंकित मूल्य तक ही उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। यदि कंपनी का सदस्य या अंशधारी ने अपने अंश का अंकित मूल्य चुका दिया हो तो उसे अधिक राशि देने के लिए नहीं कहा जा सकता। जैसे यदि एक अंशधारी मोहन ने 100 रुपया अंकित मूल्य वाले अंशों के 80 रुपया चुका दिए हैं तो उसका दायित्व केवल 20 रुपये तक ही सीमित रहेगा। कहने का अर्थ यह है कि कंपनी के सदस्यों या अंशधारियों का दायित्व उनके द्वारा खरीदे गए अंशों के अंकित मूल्य तक ही सीमित होता है। अगर कोई अंशधारी 100 अंश खरीदता है और प्रत्येक अंश का अंकित मूल्य 10 रुपया है तो 100 × 10 कंपनी में उसका दायित्व सिर्फ 1000 रुपया ही रहेगा। इससे ज्यादा भुगतान करने के लिए कंपनी उसे बाध्य नहीं कर सकती है। कंपनी की अगली विशेषता है अंश हस्तांतरण, शेयर ट्रांसफर। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के भाग 44 में अंश को एक चल संपत्ति के रूप में वर्णित किया गया है। एक सार्वजनिक कंपनी के अंशों को कोई भी सदस्य किसी दूसरे व्यक्ति को कंपनी के नियमानुसार हस्तांतरित कर सकता है, बेच सकता है और कंपनी की सदस्यता से मुक्त हो सकता है। अंशों के हस्तांतरण का कार्य स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से नियमानुसार किया जाता है। कहने का अर्थ यह है कि संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के अंशों को भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 44 में एक चल संपत्ति के रूप में माना गया है और यह बताया गया है कि कंपनी अपने अंशों को हस्तांतरित कर सकती है, बेच सकती है। इसके लिए एक अंशधारी को अन्य किसी अंशधारी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार कंपनी के सदस्यों को अपने अंश किसी को बेचने की भी स्वतंत्रता रहती है। अगली विशेषता है सार्वमुद्रा, कॉमन सील। किसी कंपनी द्वारा उपयोग की जाने वाली आधिकारिक मुद्रा या मुहर को सार्वमुद्रा कहा जाता है। यह सार्वमुद्रा कंपनी के सामूहिक अस्तित्व का प्रतीक होती है। जिस नाम से कंपनी का पंजीयन होता है उसी नाम से उसकी सार्वमुद्रा होती है। कंपनी के किसी भी प्रलेख पर सार्वमुद्रा अंकित होने पर कंपनी उसके लिए उत्तरदायी मानी जाती है। वैधानिक रूप से कंपनी के संचालकों द्वारा तैयार किए गए कंपनी के प्रलेख पर सार्वमुद्रा अंकित ना हो तो उसके लिए कंपनी कभी उत्तरदायी नहीं होती है। अर्थात
कंपनी द्वारा उपयोग की जाने वाली आधिकारिक मुहर या मुद्रा को हम सार्वभौम मुद्रा कहते हैं। और अगर कंपनी का कोई प्रलेख है जिसमें सार्वभौम मुद्रा या उसका मुहर नहीं लगा है तो उसके लिए कंपनी उत्तरदायी नहीं होती है। ये जो सार्वभौम मुद्रा होती है वो कंपनी के हस्ताक्षर के रूप में कार्य करती है, और जिस पेपर में, जिस डॉक्यूमेंट में, जिस प्रलेख में अगर कंपनी का हस्ताक्षर ही नहीं है तो वह मान्य भी नहीं होता है। तो इस प्रकार प्रत्येक कंपनी के पास अपनी एक सार्वभौम मुद्रा होती है जिसमें कंपनी का नाम लिखा होता है और ये कंपनी के हस्ताक्षर का कार्य करती है। कंपनी की अगली विशेषता है स्थायी अस्तित्व, परमानेंट एग्जिस्टेंस। एक कंपनी कृत्रिम रूप से स्थापित होने के कारण कभी नहीं मरता है। कंपनी के सदस्यों के मर जाने से, सदस्यता छोड़ देने से, पागल या दिवालिया हो जाने या किसी नए सदस्य के आने से कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कंपनी का अस्तित्व स्थायी होता है और जब तक इसे कानून द्वारा समाप्त न किया जाए यह निर्बाध रूप से चलती रहती है। कहने का अर्थ यह है कि एक कंपनी कृत्रिम रूप से स्थापित होने के कारण कभी नहीं मरती है, क्योंकि यह प्राकृतिक मनुष्य तो नहीं है। इसे विधान द्वारा निर्मित किया गया है तो इसका अंत भी विधान द्वारा ही किया जाएगा। इसके अस्तित्व पर इसके सदस्यों के आने जाने, दिवालिया होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कंपनी का अस्तित्व स्थायी होता है और तब तक चलता रहता है जब इसे कानून द्वारा समाप्त न किया जाए। तो इस प्रकार कंपनी का अस्तित्व स्थायी होता है। कंपनी की अगली विशेषता है अभियोग चलाने का अधिकार, राइट ऑफ सुई। एक कृत्रिम व्यक्ति होने के कारण एक कंपनी अपने नाम से अभियोग चलाने का अधिकार रखती है और अन्य व्यक्तियों या सदस्यों को भी कंपनी पर अभियोग या मुकदमा चलाने का अधिकार होता है। कहने का अर्थ यह है कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होती है और कृत्रिम व्यक्ति होने के कारण कंपनी को अनेक अधिकार भी प्रदान किए गए हैं। उनमें से एक अधिकार है कि कंपनी अपने नाम से अभियोग चला सकती है। यदि कंपनी के अधिकारों का हनन हुआ हो तो वो दूसरे व्यक्ति या अन्य कंपनियों पर भी मुकदमा चला सकती है। इसी तरह अन्य व्यक्ति भी कंपनी पर मुकदमा चला सकते हैं। अगली विशेषता है अनिवार्य अंकेक्षण, मैंडेटरी ऑडिट। कंपनी को अपनी लेखा पुस्तकों का अंकेक्षण कराना वैधानिक रूप से अनिवार्य होता है, जबकि एकाकी एवं साझेदारी व्यापार में लेखा पुस्तकों का अंकेक्षण कराना ऐच्छिक होता है। कहने का अर्थ यह है कि कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के लेखा पुस्तकों का अंकेक्षण कराना अनिवार्य किया गया है, लेकिन अगर एकाकी और साझेदारी व्यापार की बात करें तो उसमें लेखा पुस्तकों का अंकेक्षण या जांच कराना व्यवसायी की इच्छा पर निर्भर करता है, ऐच्छिक होता है। उनके लिए यह अनिवार्यता नहीं है। कंपनी के लेखा पुस्तकों की जांच उनकी सत्यता एवं पूर्णता का प्रमाण देते हैं। साथ ही यह जांच भी की जाती है कि कंपनी का संचालन कंपनी अधिनियम के अनुसार हो रहा है या नहीं। कंपनी का अंकेक्षण करने के लिए विशेष वैधानिक नियम होते हैं जिसका पालन करके ही अंकेक्षक अंकेक्षण का कार्य करते हैं और अंकेक्षक को अंकेक्षण कार्य करने के बाद अंकेक्षण रिपोर्ट भी देना अनिवार्य होता है। तो इस प्रकार भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के लेखा पुस्तकों की जांच वैधानिक नियमानुसार की जाती है। अंकेक्षक जो भी लेखा पुस्तकों की जांच करते हैं और जांच के अंत में लेखा पुस्तकों के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करते हैं कि ये कंपनी जो है, उनकी लेखा पुस्तकें जो है वो उचित नियमानुसार रखी गई हैं या नहीं। इस संबंध में उन्हें एक रिपोर्ट देना भी अनिवार्य होता है। तो जिस प्रकार कंपनी अधिनियम के अंतर्गत लेखा पुस्तकों को ऑडिट कराना या अंकेक्षण कराना अनिवार्य है, ठीक उसी प्रकार अंकेक्षक को भी अंकेक्षण के बाद अंकेक्षण रिपोर्ट देना अनिवार्य होता है। कंपनी की अगली विशेषता है कंपनी का समापन, वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। जिस प्रकार कंपनी का निर्माण अधिनियम द्वारा होता है, उसी प्रकार कंपनी का समापन भी अधिनियम द्वारा ही होता है। कंपनी के समापन का अर्थ है कंपनी का वैधानिक अस्तित्व का समाप्त होना। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। कृत्रिम व्यक्ति होने के कारण इसकी मृत्यु एक प्राकृतिक व्यक्ति की तरह नहीं हो सकती है। कंपनी के अस्तित्व का समापन कंपनी विघटन के द्वारा ही होता है। कहने का अर्थ यह है कि कंपनी का समापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कंपनी का जीवन समाप्त हो जाता है, और ऐसा तब होता है जब कंपनी सुचारू रूप से नहीं चलती है या उसके दायित्व उसकी संपत्ति से ज्यादा हो जाते हैं, अर्थात कंपनी ने ऋण ज्यादा ले लिया हो और भुगतान करने में असमर्थ है। तो इस प्रकार कंपनी का अंत अधिनियम के द्वारा होता है, और जब अंत होता है
उस समय कंपनी ही विघटित हो जाती है, यानी कि कंपनी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार कंपनी का समापन कंपनी अधिनियम के अंतर्गत होता है। तो स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोगों को आज का यह क्लास अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो। तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरे चैनल की आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।